दोस्तों, मेरे चैनल ऑनर ऑफ होम्योपैथी बाय डॉक्टर ए के सिंह में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने एफोरिज्म नंबर 6 के फुटनोट को डिस्कस किया, जिसमें हैनीमैन सर ने हमको बताया कि कहाँ कहाँ पर हमसे मिस्टेक होती है और कैसे उन मिस्टेक से हम लोग बच सकते हैं। उसमें दोस्तों हम लोगों ने देखा कि जब भी कोई रोगी बीमार होता है तो सबसे पहले बीमारी उसके हेड एंड इंटीरियर पे आती है, यानी कि वाइटल फोर्स पे आती है। उसके बाद फिर वो साइंस और सिम्टम्स के रूप में उसकी बॉडी पर रिफ्लेक्ट होती है, जिसको वो हमको बताता है। तो हमको उसमें जो हेड एंड इंटीरियर है उसके साथ उसकी जो आउटवर्ड जो साइंस और सिम्टम्स हैं उनको मैच करना होता है, उनके साथ उसको एक रिलेशन एस्टाब्लिश करना होता है। और अगर हम उस रिलेशन को एस्टाब्लिश नहीं करते तो वो ट्रीटमेंट लुडिकुलस होता है, यानी कि उसकी कोई तुक नहीं बैठती। तो हमको इसको इसके साथ मैच करना होता है। और ये हिडन इंटीरियर जो है वो एफोरिज्म 5 के अनुसार किसी भी पर्सन का या किसी भी रोगी का अफेक्ट होता है, जिसमें कि सोशल डोमेस्टिक रिलेशंस अगर उसके डिस्टर्ब हैं तो उसका हिडन इंटीरियर वाइटल फोर्स अफेक्ट होगा। उसके ऑक्यूपेशन से, उसके सोशल एंड डोमेस्टिक रिलेशन के साथ साथ उसकी हैबिट से, उसके मोड ऑफ लिविंग से, उसके सेक्सुअल फंक्शन से और उसकी एज से, इन सारी चीज़ों से उसका जो हिडन इंटीरियर है वो अफेक्ट होगा। उसके बाद फिर साइंस एंड सिम्टम्स आएंगे। अगर हम इसको मैच नहीं कर पाते हैं तो इसमें हैनीमैन सर बताते हैं कि फिजिशियन का एरोगेंस आ जाता है। इस एरोगेंस की वजह से फिजिशियन इन दोनों के बीच में मैचिंग नहीं कर पाता है और पेशेंट इस तरह से फिर पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाता। तो आज के इस वीडियो में हम इस एरोगेंस को समझेंगे, जिसको कि कैंट सर ने हमको रिपर्टरी में बताया है कि ये एरोगेंस क्या होता है। तो दोस्तों, मैंने इस रिपर्टरी को समझने का जो प्रयास किया वो हैनीमैन सर की टीचिंग से किया, जिसमें क्रोनिक डिजीज़ में हैनीमैन सर लिखते हैं कि इफ़ आई डिड नॉट नो फॉर व्हाट पर्पज आई वॉज पुट हियर ऑन अर्थ टू बिकम बेटर माई सेल्फ एज फार एज पॉसिबल एंड टू मेक बेटर एवरीथिंग अराउंड मी दैट इज़ विद इन माई पावर टू इम्प्रूव। यानी कि हैनीमैन सर कहते हैं कि इस धरती पर जो हमको भेजा गया उसमें यह है कि हम पहले अपने आप को इम्प्रूव करें और उसके बाद जो हमारी सराउंडिंग्स हैं उसमें हमारे पेशेंट्स हैं और जितने भी लोग हमारी सराउंडिंग में हैं उनको हम बेटर करें। तो ये टीचिंग्स मुझे समझ आई तो मेरे को लगा कि ये रूब्रिक्स जो है सबसे पहले हमको अपनी लाइफ पे उतारने चाहिए। तो इस एरोगेंस को मैंने समझा और अपने जीवन में से भी मैं इस एरोगेंस को धीमे धीमे ख़त्म करने के लिए प्रयास करता हूँ। और चूँकि ये एक ऐसा है, इसको जब हम समझेंगे तो लगेगा कि ये डेली एरोगेंस हमको आके घेरता है और डेली इसको ख़त्म करने का प्रयास हमको करते रहना चाहिए। तो पहले हम एरोगेंस को समझते हैं, ये एरोगेंस क्या है, और फिर इसकी सारी डिटेल्स को डिटेल में समझेंगे। तो एरोगेंस जो है एक एटीट्यूड है प्राइड का, जिसमें कंटेम्प्ट फॉर अदर एंड गॉड्स लॉ, यानी कि अगर हम कंटेम्प्ट करते हैं किसी दूसरे व्यक्ति को और या फिर गॉड्स के नियम यानी ईश्वरी जो नियम है उनको अगर हम कंटेम्प्ट करते हैं। तो हैनीमैन सर हमको क्रोनिक डिजीज़ में दोस्तों बताते हैं कि होम्योपैथी इज़ अ ग्रेट गिफ्ट ऑफ गॉड, यानी कि जो होम्योपैथी है वो ईश्वर की दी हुई एक गिफ्ट है हमारे लिए। यानी कि ये कह सकते हैं कि होम्योपैथी ने हमको चुना है इन लॉज को फॉलो करने के लिए और इनके अकॉर्डिंग लोगों का ट्रीटमेंट करने के लिए। अगर हम इन प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं करते और इस हैनीमैन सर की टीचिंग्स को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे और तो ये गॉड्स लॉ को कंटेम्प्ट करना होगा और यानी कि फिर ये हमारा एरोगेंस है। तो एरोगेंस जो बीच में आएगा तो फिर हम इन लॉ को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर पाएंगे और फिर पेशेंट प्रॉपरली ठीक नहीं हो पाता। तो इस एरोगेंस को जो रिपर्टरी में टर्म दिया कैंट सर ने, उसमें हॉटी, प्राइड और इम्पीरियस, ये 3 टर्म एरोगेंस से रिलेटेड हैं और रूब्रिक है इसमें हॉटी। तो इसको आज हम डिटेल में समझेंगे कि एरोगेंस होता क्या है। उसके बाद एक इससे रिलेटेड टर्म है ईगोटिज्म, यानी कि सेल्फ एस्टीम, और एक कंटेम्पचुअस। तो ये दोनों अलग अलग टर्म हैं, यानी कि इस पूरे एरोगेंस को आज हम डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो जो व्यक्ति एरोगेंट होगा उसके अंदर क्या फीलिंग होगी कि वो सबसे पहले लिखते हैं कि पर्सन इज करेक्टराइज्ड बाय ग्रेट फीलिंग ऑफ हिज ओन वर्थ। जिसको अपनी वर्थ की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, यानी कि वो अपने आप को लायक समझता है, तो फिर ये एरोगेंस का पार्ट होगा। तो चूँकि फिजिशियन हैं हम लोग, रोज़ केसेस करते हैं और केसेस जब ठीक होते हैं तो केसेस ठीक होने के बाद पेशेंट कहता है कि मुझे आराम है, तो उसके आराम कहने के साथ ही एरोगेंस चला आता है, यानी कि हमको लगता है कि ये काम हमने किया, जबकि यूनिवर्सल
लॉ के अकॉर्डिंग हम देखेंगे तो जो दवाइयाँ हैं वो भी यूनिवर्स की हैं, जो पेशेंट है उसको भी यूनिवर्स ने ही क्रिएट किया है, और फिजिशियन है उसको भी यूनिवर्स ने, यानी कि होम्योपैथी हमको अगर दी है तो वो यूनिवर्स ने ही दी है। तो इसमें हमारा कोई भी किसी तरह का ऐसा रोल नहीं है कि हम अपने आप को एरोगेंस की तरफ ले जाएं। ये सारा का सारा काम यूनिवर्स के अकॉर्डिंग हो रहा है। दवाइयाँ उसी की बनाई हुई हैं और वही दवाइयाँ उसके वाइटल फोर्स को ठीक कर रही हैं। तो इसलिए हमको रेगुलरली ये ध्यान रखना होगा कि जैसे ही पेशेंट बताएगा कि आराम है, तो कहीं ना कहीं ये एरोगेंस की फीलिंग भी आती है, और इससे हमको फिर बचना होगा। नहीं तो फिर हम जो है एरोगेंस में चले जाएंगे और उसके हिडन इंटीरियर को उसके बाहर के साथ मैच नहीं कर पाएंगे सिम्टम्स के साथ। उसके बाद दूसरा पॉइंट लिखते हैं, ही प्लीज्ड विद हिमसेल्फ। ये एक ऐसा पर्सन होगा जो अपने आप से ही प्लीज, यानी कि अपनी चीज़ों से ही अपने आप को खुश करता रहेगा, यानी कि अपने आप को ही खुश करता रहेगा कि मैंने जो किया वो ठीक किया, जबकि वो काम जो फिजिशियन के लिए है वो मेडिसिन ने किया है, जिसकी पूरी साइंस हैनीमैन सर की है और यूनिवर्सल साइंस है। उसके बाद इस थर्ड पॉइंट आता है, इन हिज वैनिटी ही थिंक दैट ही इज़ बेटर देन एवरीथिंग एल्स। जब वो केस ठीक होगा और बहुत क्रोनिक डिजीज़ का केस है, ठीक हो रहा है, तो फिर उसको लगता है कि मैं सबसे अच्छा हूँ, मैं ही ये काम कर सकता हूँ, जबकि ऐसा नहीं है। जो भी कोई इन लॉज को फॉलो करेगा और हैनीमैन सर की टीचिंग को फॉलो करेगा तो वो इन केस को कर सकता है। और ये जो पेशेंट हैं दोस्तों या सामान्य लोग हैं वो भी समझ सकते हैं कि अगर वो कोई भी काम करते हैं तो उस काम का क्रेडिट अगर वो खुद को देंगे तो फिर ये रॉन्ग होगा, क्योंकि ये सारा का सारा सिस्टम जो अर्थ पर है ये यूनिवर्सल लॉज के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो अगर हम इस एरोगेंस से फ्री होना चाहते हैं तो हमको ये जो यूनिवर्सल लॉज हैं, जिस पर मेरा एक वीडियो है, उन यूनिवर्सल लॉज को हमको डेली की डेली समझना होगा और देखना होगा कि ये एरोगेंस हमारा किस किस फॉर्म में आता है। तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जिसमें यूनिवर्सल लॉज को हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसके बाद लिखते हैं, ये पर्सन अगर होगा और हमारे पास आएगा तो आंसर टू द पॉइंट, यानी कि ये बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बात करेगा और दूसरी किसी चीज़ को नहीं बताएगा अपनी को। उसके बाद कहते हैं, आंसर हर्ट द अपोजिट पर्सन। ये जब इसका आंसर होगा तो ऐसा होगा कि दूसरे व्यक्ति को बुरा लगेगा। तो इससे हम समझ सकते हैं कि इसके अंदर एरोगेंस है, ये प्राइड है। जब किसी से बात करने में पता लगता है कि वो ऐसा आंसर दे रहा है कि जिससे हर्ट फीलिंग हो रही है, तो हम समझ जाते हैं कि ये एरोगेंस में है। प्रायोरिटी ऑफ हिज ओन स्टेटस, इस व्यक्ति को अपने स्टेटस की प्रायोरिटी होगी, अपनी रेस्पेक्ट की प्रायोरिटी होगी और अपने टाइम की प्रायोरिटी होगी। तो अगर हमको बाहर से कहीं ना कहीं से रेस्पेक्ट की भी अगर डिज़ायर रहती है तो ये एरोगेंस को ही रहती है, यानी कि एरोगेंस की फीलिंग हमारे अंदर है तभी हमको रेस्पेक्ट की डिज़ायर है। अदरवाइज हमको रेस्पेक्ट की डिज़ायर नहीं होनी चाहिए, जो हमारा काम है वही हमको करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं कि जो एरोगेंट पर्सन है उसकी जो सबसे डीप और इन्फीरियर फीलिंग होती है, डीप सेंस में जो उसकी फीलिंग होती है वो इन्फीरियरिटी की होती है। यानी कि जब हम अपने आप को इन्फीरियर समझते हैं तो फिर हमारे अंदर ये एरोगेंस की फीलिंग डेवलप होगी। यानी कि जब हम किसी से अपने आप को कंपेयर करेंगे और उसके कंपेयर में अपने आप को इन्फीरियर समझेंगे तो फिर हमारा ये एरोगेंस डेवलप होना शुरू हो जाएगा। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एरोगेंस की हैं और हॉटी नेचर है, प्राइड है और इम्पीरियस है। तो इनको हमको समझना होगा और डेली इस पर हमको काम करना होगा, तभी ये एरोगेंस धीमे धीमे कम होता है। उसके बाद दोस्तों दूसरा टर्म हम लोग देखते हैं, कंटेम्पचुअस। कंटेम्पचुअस भी बिल्कुल एरोगेंस की तरह ही है, बस इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि ये जो पर्सन है ये हमेशा दूसरे को छोटा समझता है। बी लिटिल पीपुल बट ऑल्सो फील सुपीरियर टू देम, यानी कि दूसरे को छोटा समझना और अपने आप को सुपीरियर समझना। ये फीलिंग ज़्यादातर उन लोगों में आती है जो कास्टिज्म में या रेसिस्ट में बिलीव रखते हैं, यानी कि इस कास्ट का व्यक्ति छोटा है, इस कास्ट का व्यक्ति बड़ा है। ऐसे व्यक्ति को हम कंटेम्पचुअस कहते हैं, क्योंकि यूनिवर्स ने जब क्रिएशन करी तो उसने सबको ह्यूमन बीइंग बनाया, लेकिन इस एरोगेंस ने, इस कंसेप्चुअस नेचर ने हमको डिफरेंस करने के लिए बना दिया कि हम डिफरेंस कर रहे हैं कि ये कास्टिज्म, ये रेस्ट अलग है, ये कास्ट अलग है। तो ये फिर कंटेम्पचुअस फीलिंग है जो कि गलत फीलिंग है। इसके बाद दोस्तों तीसरा हम लोगों ने डिस्कस किया ईगोटिज्म और सेल्फ एस्टीम। ईगोटिज्म और सेल्फ एस्टीम में क्या है, दिस पर्सन इज नॉट इजीली एडमिट टू बिलोंग ईगोइस्टिक। तो एक फंक्शन इसका ये भी है, फीचर इसका ये भी है, कैरेक्टरिस्टिक, कि ये जो पर्सन है वो एडमिट नहीं करेगा कि मैं ईगोइस्टिक हूँ। और दूसरा कि अवेयर भी नहीं है, कि दे वर नॉट अवेयर ऑफ द सिम्टम। तो ये जो ईगोइस्टिक नेचर है
जो कंटेम्पचुअस नेचर है, हॉटी नेचर है, प्राइड है, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत ये है या सबसे बड़ी कमी ये कह सकते हैं कि ये हमको पता ही नहीं लगता, इससे हम अवेयर ही नहीं है। तो अवेयर होने के लिए हमको डेली डेली इसको समझना होगा, यूनिवर्सल लॉज के साथ अपने आप को कनेक्ट करना होगा और रूब्रिक्स को डेली अपने ऊपर अप्लाई करना होगा। तो फिर हमको ये समझ आएगा कि एरोगेंस हमारे अंदर है कि नहीं, क्योंकि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक है कि ये हमको पता ही नहीं चलता कि कब हम एरोगेंस में आ गए। और ये एरोगेंस बहुत जल्दी आता है और फिजिशियन के लिए तो बहुत जल्दी है, क्योंकि वो जब केस करता है तो उसको लगता है ये अच्छा काम मैंने कर दिया, जबकि ये सारी व्यवस्थाएं जो है साइंस, हैनीमैन सर की टीचिंग्स साइंस और यूनिवर्सल है। उसके बाद लिखते हैं एवरी टाइम ही ओपन हिज माउथ ही यूज द वर्ड आई, यानी कि जो हमेशा अपने आप को कि मैंने ऐसा कर दिया, मैं ऐसा करता हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये जो है एरोगेंस की फीलिंग को डिनोट करता है। तो इन सारी चीज़ों से हम एरोगेंस वाले व्यक्ति को समझ जाते हैं। और इस एरोगेंस के ऊपर हम लोग कई सारे पेशेंट के वीडियोस को भी देखेंगे आने वाले समय में कि कैसे हम उसको पहचानते हैं और कैसे वो बिहेव करता है। तो जो पेशेंट इस वीडियो को देख रहे हैं या जो सामान्य लोग देख रहे हैं, वो भी अपने इस एरोगेंस को डेली चेक कर सकते हैं कि क्या इनमें से कोई फीलिंग मेरे अंदर है या नहीं है। तो जो रूब्रिक्स हैं वो बेसिकली पहले हमको अपने ऊपर उतारने हैं, उसके बाद फिर हम उसको प्रॉपरली पेशेंट के ऊपर अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि ये साइंस लाइफ साइंस है और ये फिजिशियन की लाइफ पे भी काम करेगी और पेशेंट की लाइफ पे भी काम करेगी। उसके बाद दोस्तों हम लोग पिछले वीडियो में हम लोगों ने इमोशंस को डिस्कस किया था, हायर इमोशंस और लोअर इमोशंस। तो हमने देखा था कि जो ईगो है वो एक सेंटर में है, ईगो से ऊपर कुछ इमोशंस हैं हायर इमोशंस और ईगो से नीचे लोअर इमोशंस हैं। तो हम लोग देखेंगे कि अपनी लाइफ में ये जो ईगो है वो हमारे सारे इमोशंस का बेस है। और ईगो अगर हमारा सेटिस्फाइड होता है तो हम खुश हो जाते हैं, और ईगो अगर सेटिस्फाइड नहीं होता तो हम एंगर में चले जाएंगे, ग्रीफ में चले जाएंगे, फियर में चले जाएंगे, डिज़ायर्स हैं, अपैथी है, गिल्ट है, शेम है। ये सारे लोअर इमोशंस हैं और इनका बेस ईगोटिज्म, एरोगेंस और प्राइड ही है। यानी कि ये हम लाइफ लॉन्ग इन्हीं लोअर इमोशंस में पेंडुलम की तरह घूमते रहते हैं। और जब हम हायर इमोशंस की बात करते हैं तो जब हम एरोगेंस जब हमारा कम होगा तो फिर हम उसके बाद करेज में आएंगे, करेज के बाद न्यूट्रलिटी में आएंगे। न्यूट्रलिटी यानी ये एक अनप्रिजुडाइज्ड ऑब्जर्वर वाली पोजीशन है, जिसमें हम लोग न्यूट्रल होकर के चीज़ों को समझते हैं और हम पेशेंट की लाइफ को पूरी तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं अगर हम न्यूट्रल वाले पॉइंट पर रहेंगे तो। उसके बाद विलिंगनेस, एक्सेप्टेंस, जैसा कि देखा कि प्राइड वाला व्यक्ति कंटेम्प्ट करता है दूसरे व्यक्ति को भी और गॉड लॉज को भी, यानी यूनिवर्सल लॉज को भी। तो जब उनकी एक्सेप्टेंस हमारे अंदर आएगी तब हमको ये समझ आएगा कि अब हम एरोगेंस से धीमे धीमे बाहर हो रहे हैं। उसके बाद रीज़न हमको मिलने लगेगा, हर चीज़ हमको समझ आने लगेगी, फिर हम लव में चले जाएंगे। यानी कि अब हमको अपने पेशेंट से, अपने सराउंडिंग के जो भी लोग हैं उनसे एक लव की फीलिंग रहेगी, हमारा सबसे मैत्री और प्रेम भाव के साथ उनका बिहेवियर रहेगा हमारा। तो हमको ये सारी चीज़ें मिलने लगेंगी। और जॉय, पीस और एनलाइटनमेंट, जब हम पेशेंट के साथ बात करते हैं, अगर हम न्यूट्रलिटी में रहेंगे, उनके साथ हम लव के साथ बात करेंगे, तो फिर वो सारी चीज़ों को हमारे साथ शेयर करेंगे और फिर वो अपनी हर तकलीफ़ को हमको बताएंगे, जिससे कि हम उनके साथ उनके हर तकलीफ़ को समझ सकें और उसके बेस पे उनको दवाई दे सकें। तो ये जो है दोस्तों हम लोगों ने डिस्कस किया कि एरोगेंस इज़ अ बिग हिंड्रेंस, कि हम इससे खुद भी सफ़र कर रहे हैं, फिजिशियन भी सफ़र करता है, पेशेंट भी सफ़र कर रहा है और जो हमारी सराउंडिंग है उसमें भी लोग सफ़र कर रहे हैं। तो हमारा ये काम है कि हम पहले अपने आप को इससे समझ के निकालें, उसके बाद अपनी सराउंडिंग्स को बेटर करें। ये हैनीमैन सर का निर्देश हमारे लिए है, जिसको हमको फॉलो करना है। तो हैनीमैन सर एक चीज़ अपने ऑर्गेनॉन में प्रीवियस पार्ट में लिखते हैं कि द एप्लीकेशन ऑफ होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स अपीयर इजी बट इट इज़ रियलिटी मोस्ट डिफ़िकल्ट एंड इरिक्सम। वो लिखते हैं कि ये एप्लीकेशन ऑफ होम्योपैथिक प्रिंसिपल्स लगता तो इजी है बट इन रियलिटी ये बहुत डिफ़िकल्ट हैं, क्योंकि इसमें डिफ़िकल्ट सिर्फ इसीलिए है कि इसमें एरोगेंस को ख़त्म करना होता है। फिजिशियन जैसे जैसे अपने एरोगेंस को ख़त्म करेगा वैसे वैसे ये प्रिंसिपल्स ईजी होते जाएंगे, और अगर एरोगेंस ख़त्म नहीं होगा तो ये बहुत डिफ़िकल्ट दिखाई देंगे। इट डिमांड्स मोस्ट केयरफुल थॉट, यानी कि अगर हमको होम्योपैथी के प्रिंसिपल्स को समझना है तो वो क्या करते हैं कि डिमांड करते हैं मोस्ट केयरफुल थॉट एंड अटमोस्ट पेशेंस। अटमोस्ट पेशेंस हमारे अंदर जब ही आएगा जब हम एरोगेंस से फ्री होंगे, क्योंकि हम उसको फिर अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। रिकवरी ऑफ द अटमोस्ट पेशेंस
बट दीज फाइंड देयर रिवार्ड इन स्पीडी एंड परमानेंट रिकवरी ऑफ द पेशेंट। और जब हम इस को समझ लेंगे, एरोगेंस से बाहर आएंगे, तो फिर हम उस पेशेंट को बहुत रैपिडली और उसको परमानेंटली हम ठीक कर पाएंगे। तो इस वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने एरोगेंस को डिस्कस किया। ये एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस है और जितने भी रूब्रिक्स हैं उन रूब्रिक्स को हम समझ के सबसे पहले अपने ऊपर अप्लाई करते हैं और उसके बाद हम उन रूब्रिक्स को पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो जैसे जैसे उन रूब्रिक्स को हम अपने ऊपर समझते जाएंगे, हमारी लाइफ इम्प्रूव होती जाएगी और उसके साथ साथ हम पेशेंट की लाइफ को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो पहले कहीं ना कहीं जब मैंने ये एरोगेंस समझा, ये पढ़ा, तो मुझे लगा कि पहले मैं भी कहीं ना कहीं एरोगेंस में रहता था कि हम ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, हम इस तरह से अपने पेशेंट को ठीक करते हैं। लेकिन जब ये रूब्रिक पढ़ा तो समझ में आया कि ये एक बहुत बड़ी हिंड्रेंस है हमारी प्रैक्टिस में भी और हमारी लाइफ में भी। तो हमको इससे एनी हाउ निकलना ही होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद। अगले वीडियो में हम लोग एफोरिज्म नंबर 7 को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।